हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, जिसे लिखा है सतीश चंद्रा जी ने। बुक बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर पीसीएस के लिए, आप चाहे तो किसी भी एग्जाम के लिए अगर कर रहे हैं तो ये जो बुक है ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। इससे आपका जो हिस्ट्री का बेस है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब आपको फैक्ट्स याद करने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके पीछे की जो स्टोरी होती है वो आपको पहले से ही पता होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 का पार्ट फोर्थ। ठीक है, ये 34 नहीं है, ये पार्ट फोर्थ है। इससे पहले, क्योंकि ये जो चैप्टर है चैप्टर 4, इसे हम ऑलरेडी 3 पार्ट्स में पढ़ चुके हैं, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा था तो एक बार में कवर नहीं हो पाता है। पार्ट फोर्थ में हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा 800 से 1200 एडी का जो टाइम पीरियड है उसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि उस टाइम पर जो लोगों की इकोनॉमिक सोशल लाइफ थी वो कैसी थी। तो आज हम उनकी उसी लाइफ का जो डांस, जो उनकी ड्रेसेस थी, अम्यूजमेंट्स, एजुकेशनल, साइंस, रिलीजियस लर्निंग को लेकर उनकी क्या प्रोग्रेस थी, क्या उनके थॉट्स थे, आज हम उनको कवर करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलेंगे। तो चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारा ड्रेस, फूड एंड अम्यूजमेंट्स। ठीक है, तो देयर वर नो सिग्निफिकेंट चेंजेस in the style of dress of man and the woman during the period, the dhoti and the sari remaining the normal dress for the man and the woman in most part of the country। अगर हम बात करें इस टाइम पीरियड की, 800 से लेकर 1200 एडी का जो हमारा टाइम था, इसमें बहुत बड़े कोई चेंजेस नहीं देखे गए हैं। अगर मैन और वुमेन के ड्रेस को हम देखते हैं तो धोती पहनते थे जो लोग आदमी थे, और जो औरतें थी वो साड़ी पहनती थी। ओके, और ज़्यादातर पूरे देश में जो कंट्री के मोस्ट ऑफ द पार्ट है वहाँ पर यही पहनावा देखा गया है। नॉर्थ इंडिया की बात करें तो मैन यूज़ द जैकेट एंड वुमेन द बॉडीज, जिसे चोली बोलते हैं। ठीक है ना, जो ये बॉडी से इसे चोली बोलते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में जो मैन थे वो जैकेट पहनते थे और जो वुमेन थी वो चोली पहनती थी। फ्रॉम स्कल्पचर्स इट अपीयर्स दैट जो लॉन्ग कोट्स थे, ट्राउजर, शूज वर वॉर्न बाय द अपर क्लास मैन इन द नॉर्थ इंडिया। कुछ जो हमें स्कल्पचर्स मिलते हैं, मूर्ति वगैरह मिलती हैं, स्टैचूज मिलते हैं, तो उसमें हमने देखा है कि जो लोग अपर क्लास से बिलोंग करते थे वो बड़े बड़े लंबे लंबे कोट्स पहनते थे। ठीक है, ट्राउजर्स पहनते थे, साथ में शूज़ पहनते थे। और ये कहाँ पर है? ये नॉर्थ इंडिया में देखा गया। और जो ये ऊपर हमने धोती साड़ी वाली बात करी ना, ये थी कि जो उस समय जो कॉमन पीपल थे। अकॉर्डिंग टू राज तरंगनी, जो हर्ष थे उन्होंने कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया था एक ड्रेसिंग सेंस, मतलब एक स्टाइल था उनका, वो इंट्रोड्यूस किया था। और इसमें क्या था? दिस इंक्लूडिंग द लॉन्ग कोट। ठीक है, वो एक बड़ा सा लंबा सा कोट होता था। और वी आर टोल्ड दैट अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैविंग वॉर्न अ शॉर्ट कोट। और एक बार हुआ क्या, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे वो उन्होंने शॉर्ट कोट पहन लिया, और उस वजह से जो किंग था उसको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो ये चाहते थे कि जिस तरह की जो ड्रेसेस हैं वो चाहते हैं इंट्रोड्यूस करना, जो उनके मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो वैसे ही पहने। वुलन की जो ब्लैंकेट्स थी उनको सर्दियों में यूज़ किया जाता था पहनने के लिए। जो कॉटन था सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मटेरियल था। अपर क्लास में जो लोग थे वो सिल्क के क्लोथ को प्रेफर करते थे, और साथ में जो मसलिन क्लोथ था उसको प्रेफर करते थे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग होती थी इनमें, तो इसीलिए एक अपना रुतबा दिखाने के लिए तो ये लोग इस तरह का जो कपड़ा था उसको इस्तेमाल करते थे। अरब ट्रैवलर्स आते हैं और वो क्या टेस्टिफाई करते हैं कि यहाँ पर जो मैन और वुमेन थे दोनों ही, ठीक है, वो चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, दोनों ही उनको ज्वेलरी पहनने का बड़ा शौक था। ठीक है, ऑर्नामेंट्स पहनते थे वो। जो मेन और जो विमेन थी गोल्ड ब्रेसलेट्स को पहनते थे, ईयरिंग्स पहनते थे, और बहुत अच्छे अच्छे सेट पहनते थे जो कि जो कॉस्टली स्टोन्स के बने होते थे। एक चाइनीज़ राइटर बताते हैं जिनका नाम था चाओ जुआ कुआ। ठीक है, आप चाहे तो किसी और तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं इसे। वो बताते हैं कि गुजरात में जो मैन और जो वुमेन दोनों थे वो डबल ईयरिंग्स पहनते थे। ठीक है, और क्लोज फिटिंग क्लोथ्स पहनते थे, अपने सर पे हुड्स पहनते थे, एज वेल एज रेड कलर्ड शूज़ ऑन देयर फीट। ठीक है, और रेड कलर के शूज़ पहनते थे। एक और फेमस ट्रैवलर है मार्को पोलो, इनके बारे में तो हम सब जानते हैं। ये बताते हैं कि जो मालाबार था, मालाबार सबको पता है ना आपको, केरला में, जो मैन और वुमेन हैं वॉर ओनली आर लुइन क्लोथ, द किंग बीइंग नो एक्सेप्शन, दैट द प्रोफेशन ऑफ द टेलर वॉज अननोन। कि वो एक लॉइन क्लोथ पहनते थे। ये देखो, ये क्या होता है, आपकी कमर से जो नीचे का हिस्सा होता है उसको ढकने के लिए एक पहनावा होता है। ठीक है, तो वहाँ पर लोग इस तरह का पहनावा पहनते थे। और इस समय जो टेलर जैसी जो चीज़ थी वो लोगों के लिए बिल्कुल अननोन थी। ठीक है, टेलर वगैरह जैसा भी कोई नहीं आया था। लोइंग क्लोथ वॉज ऑल्सो द ड्रेस ऑफ मैन एंड वुमेन इन क्विलॉन। ठीक है, और जो क्विलॉन वाला पार्ट है वहाँ पर भी सेम यही पहना जाता था। ठीक है, ये क्विलॉन आपका प्रेजेंट केरला में है। बट दो देयर क्लोथ्स वर स्कैंटी, द किंग ऑफ साउथर्न इंडिया वर फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी।
यहाँ पर जो साउथ इंडिया में थे, यहाँ पर जो किंग्स थे उन्हें ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक था, ठीक है। यहाँ कपड़ों की इतनी ज़्यादा वो नहीं थी कि बहुत हाई फाई ये कपड़े पहने, जैसे कि मैंने नॉर्दर्न इंडिया में देखा। यहाँ पर ज्वेलरी का बहुत शौक था साउदर्न इंडिया में। अगर आप आज भी देखोगे तो गोल्ड पहनने का बड़ा शौक होता है इन लोगों को। अकॉर्डिंग टू चाओ जू कुआ, द किंग ऑफ मालाबार वॉज ड्रेस्ड इन कॉटन लोइन क्लोथ एंड बेयर फुटेड लाइक हिज सब्जेक्ट। यहाँ पर वो बताते हैं, जो ये चाइनीज़ ट्रैवलर थे, ठीक है, चाओ जू कुआ, ये बताते हैं कि जो किंग थे मालाबार के, ठीक है, ये कॉटन का जो लुइन क्लोथ था उसको पहनते थे और नंगे पैर रहते थे, पैरों में कुछ नहीं पहनते थे। और ऐसे ही जो इनके अंडर काम करने वाले लोग थे वो भी ऐसे ही रहते थे किंग को देख कर ही। बट वैन गोइंग आउट ऑन अ एलिफेंट इन प्रोसेशन ही वॉर अ गोल्डन हैट। लेकिन जब वो हाथी पर बैठकर कहीं बाहर जाते थे तो हमेशा सर पर एक गोल्डन हैट पहनते थे, और पर्ल्स, जैम्स, है ना, ये सब चीज़ें पहनते थे। गोल्डन आर्मलेट्स होती थी, एंकलेट्स होती थी, ये सारी चीज़ें वो पहनते थे, ठीक है। मार्को पोलो बताते हैं कि इस टाइम पर जो किंग थे वो इतनी सारी चीज़ें वेयर करके चलते थे, गोल्ड की, जैम्स, पर्ल, कि इतना तो कुल मिला के पूरे सिटी से टैक्स भी नहीं आता था। As far as good is concerned, while vegetarianism is appeared to have been ruled in many areas and among section of the population, the leading Smriti writer of the time described at great length the occasion on which the eating of meat was lawful. देखिए यहाँ पर इस टाइम पर जो ज़्यादा जो लोग देखे गए हैं वो वेजिटेरियन थे, ओके। और बहुत सारी जगह पर ऐसा चल रहा था, और लेकिन काफ़ी सारी जो पॉपुलेशन थी ऐसा नहीं था कि वो मीट कंज्यूम नहीं करती थी। यहाँ तक कि जो स्मृति राइटर थे उन्होंने अपने स्मृति के अंदर मतलब ये भी लिखा हुआ था कि किसी किसी ओकेजन पे जो मीट है उसका उसकी ईटिंग करना, ठीक है ना, उसको कंज्यूम करना गलत नहीं है, ठीक है ना, लॉफुली आप कर सकते हो ऐसा। From this, it appears that the peacock, horse, wild ass, the wild cock, sorry, and the wild pig were regarded lawful food. मतलब कि जितने भी मैंने आपके सामने ये नाम लिए ना, ये पिकॉक, हॉर्स, ये सब चीज़ें वो थी जिनका वो जो मीट है वो उसको खा सकते थे। अरब राइटर्स कॉम्प्लीमेंट द इंडियंस फॉर द एब्सेंस ऑफ द यूज ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स अमंग दैम। जो अरब राइटर्स है वो ये बताते हैं कि जो इंडियंस थे वो जो इंटॉक्सिकेंट्स होते हैं, ठीक है, वो उनका यूज़ नहीं करते थे। हाउएवर दिस अपीयर्स टू बी एन आइडियलाइज्ड पिक्चर एंड लिटरेरी वर्क ऑफ द पीरियड वी हैव मैनी रेफरेंसेस टू वाइन ड्रिंकिंग। लेकिन अगर हम दूसरे लर्निंग जो और चीज़ें हैं उस टाइम की लर्निंग लिटरेचर या लिटरेरी वर्क है उसमें देखते हैं तो उसमें बताया हुआ है कि यहाँ के लोग भी क्या करते थे, वाइन पीते थे, ठीक है ना, और वो सब जो सेरेमनीज़ वगैरह हैं उस पर पीते थे। और बाकी जो मैरिजेस वगैरह होती हैं, इनके फंक्शन वगैरह होते हैं, आउटिंग पर जो अपर क्लासेस थी, ठीक है, सिटीजन्स के बीच में, उनमें पॉपुलर था, ठीक है, ये वाइन वगैरह पीना। जो वुमेंस थी कभी कभी वो भी किंग के साथ पूरी तरह से इसमें फ्रीली इंडल्ज हो जाती थी वाइन वगैरह में। स्मृति राइटर्स है वो बताते हैं कि जो वाइन की जो ड्रिंक मतलब वाइन जो पीना है वो जो अपर 3 कास्ट थी, ठीक है, उस पर उनके लिए फॉरबिड किया हुआ था कि जो अपर 3 कास्ट है वो वाइन नहीं पियेंगी। लेकिन कुछ जगह कहा हुआ था कि सिर्फ ब्राह्मण नहीं पियेंगे, बाकी जो क्षत्रिय वैश्यास है वो भी पी सकते हैं। तो इस तरह से हमें अलग अलग जगह अलग अलग एक्सेप्शंस मिलते हैं, ठीक है। जो लिटरेचर है इस समय की वो बताती है कि पीपल ऑफ द टाउन वर फन लविंग, वो काफ़ी ज़्यादा फन लविंग थे। पता कैसे चलता है, क्योंकि फेयर्स वगैरह, फेस्टिवल, ठीक है, गार्डन, स्विमिंग पार्टीज़, वो ये सब चीज़ें करते रहते थे, तो इससे पता चलता है काफ़ी ज़्यादा वो फन लविंग थे। फाइट्स अमंग वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स सच एज रैम्स, कॉक्स एक्सेट्रा एज वेल एज द रेसलिंग बाउट्स वर पॉपुलर अमंग द मासेस। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी वो कराते थे, जो एनिमल्स के बीच में फाइट वगैरह होती हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए। जो अपर क्लासेस होती हैं कंटिन्यू टू बी फॉन्ड ऑफ डाइसिंग, हंटिंग, अ काइंड ऑफ इंडियन पोलो विच वॉज रिगार्डेड एज अ रॉयल पास टाइम। तो जो अपर क्लासेस होती थी वो इस तरह की जो गेम्स वगैरह हैं, हंटिंग है, अपने शौक के लिए पोलो वगैरह है वो खेलती थी, ठीक है, और ये उनका रॉयल पास टाइम होता था, ओके। तो ये था अभी तक हमने जो पढ़ा, ठीक है, और जो ड्रेसेस के बारे में पढ़ लिया हमने, ठीक है, उनके जो शौक थे उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं 800 से लेकर 1200 जो एडी का टाइम पीरियड है हमारा, उसके बीच में एजुकेशन, साइंस और रिलीजियस लर्निंग को लेकर कितनी प्रोग्रेस थी। अगर हम इस टाइम के सिस्टम की बात करते हैं, एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, तो ग्रेजुअली डेवलप तो हो रहा था, ठीक है, पहले के मुकाबले, एंड पीपल कंटिन्यू ड्यूरिंग द पीरियड विदाउट मच चेंज, लेकिन बहुत ज़्यादा भी चेंज हमें देखने के लिए मिला। देयर वॉज नो आइडिया ऑफ मास एजुकेशन एट दैट टाइम। तो बहुत सारे लोगों का पढ़ाना, एक साथ बैठ के पढ़ना, तो उस सबके हमारे पास यहाँ पर कोई आइडिया नहीं है उस चीज़ का। पीपल लर्न वॉट दे फेल्ट वॉज नीडेड फॉर देयर लिवलीहुड। यहाँ लोग सिर्फ उतना ही पढ़ते थे जितना कि उन्हें अपने लिवलीहुड को चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती थी। रीडिंग राइटिंग वॉज कन्फाइंड टू स्मॉल सेक्शन। लिखना पढ़ना बहुत ही कम लोगों तक ही सीमित था, क्योंकि मोस्टली जो ब्राह्मण थे या जो कुछ सेक्शन थे अपर क्लासेस के, जिसमें स्पेशली जो कयाथास आते हैं। ये कयाथास मैंने आपको बताया था कौन होते थे, जो रॉयल अथॉरिटी होती है जो उसके अंडर रहकर ही काम करते हैं।
अब बाकी जो लोग गरीब लोग होते पढ़ लिख कर क्या करेंगे, ठीक है, वो मेहनत मजदूरी का ही काम सीखते थे और उसी को करते थे कि वहीं से दो पैसे आएंगे. समटाइम टेम्पल्स मेड अरेंजमेंट फॉर एजुकेशन एट अ हायर लेवल एज वेल. कभी कभी जो टेम्पल्स हैं वही अरेंजमेंट करते थे एजुकेशन के लिए एक हायर लेवल पे, क्योंकि वहीं पर ही पढ़ाया जाता था उन टेम्पल्स में ही. स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए अपने टीचर के घर जाया करते थे और उन्हीं के साथ रहते थे कभी कभी, और जब वो हायर एजुकेशन के लिए तैयार करते थे खुद को तो वो उन्हीं के साथ रहते थे. आपने पहले सुना भी होगा, है ना, जो पुरानी हम रामायण महाभारत देखते हैं उसमें जो ज़्यादातर जो राजकुमार होते हैं वो अपने टीचर्स के साथ ही रहते हैं. इन सच केस ही हैड टू पे फीस टू हिज टीचर और गिव हिम अ गिफ्ट एट द एंड ऑफ द एजुकेशन. ठीक है, तो इसके बदले वो अपने टीचर्स को फीस देते थे, उनको गिफ्ट देते थे जब उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती थी. ओके, स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली दोज हु वर टू पुअर टू पे फीस वर एक्सपेक्टेड टू डू पर्सनल सर्विस टू द टीचर. अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते थे जो बहुत गरीब होते थे, उनके पास नहीं होते थे पैसे कि वो अपनी फीस दे सकें, तो वो टीचर के लिए कुछ पर्सनल सर्विस करते थे, जैसे कि उनकी सेवा वगैरह करते थे. द मेन सब्जेक्ट स्टडीड वर द वेरियस ब्रांचेस ऑफ द वेदास एंड ग्रामर. उस समय पढ़ने के लिए अगर कुछ था तो वो थी जो वेद हैं उनकी अलग अलग ब्रांचेस और साथ में ग्रामर. लॉजिक एंड फिलोसफी वर ऑल्सो स्टडी. तो लॉजिक, फिलोसफी, ये सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे. जो स्टडी थी पॉलिटिक्स की वो सिर्फ उन्हीं के लिए थी जो पॉलिटिकल मतलब जो पॉलिटिकली, जैसे जो नॉवेल्स होते थे ना पहले कोर्ट वगैरह में, तो जिनका पॉलिटिकली कुछ काम है, ठीक है, वो उस फील्ड में है, तो वही जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स को पढ़ते थे पॉलिटिकल मोरालिटी को सीखने के लिए. तो इसलिए जो पॉलिटिकल मोरालिटी है ये पॉपुलर था ज़्यादातर उन लोगों के बीच में जो कोर्ट कचहरी का काम करते थे राजा वगैरह के लिए. अ नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस ब्रांच ऑफ द स्टडी वॉज कम दका नीतिसार. ठीक है ना, तो ये जो नीतिसार है ये एक पॉलिटिकल मोरालिटी पे ये बुक लिखी हुई है, और ये किसने लिखी है, जो कमन डका. ठीक है, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो आई एम रियली वेरी सॉरी. तो आप इसको जैसे भी प्रोनाउंस करना चाहे वैसे कर लें, लेकिन आप याद रखिए कि इन्होंने ही नीतिसार को लिखा था, जो एक पॉलिटिकल जो मोरालिटी है उस पर उस पर आधारित थी ये बुक. ठीक है, कमन डका जो है उनकी ये नीतिसार. The Kayasth had their own system of teaching, the system of administration including accountancy. जो ये कयस्थास थे इनका अपना खुद का जो टीचिंग का अपना खुद का एक अलग सिस्टम था, जिसमें ये सीखते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम कैसे किया जाता है, अकाउंटेंसी को कैसे संभाला जाता है. साइंस इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन. साइंस के अंदर आपका मैथमेटिक्स आता था, एस्ट्रोनॉमी आता था, मेडिसिन आता था, और अलग अलग सेंटर्स पे ये सारी अलग अलग चीज़ें पढ़ाई जाती थी. कुछ अरब जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं जिसमें अबू मासिर ऑफ बलक, वो बताते हैं कि बनारस में रहे थे वो 10 साल के लिए. तो जो ये अरब एस्ट्रोनॉमर हैं अबू मासिर ऑफ बलक, ये बताते हैं कि ये इन्होंने बनारस में रह के 10 साल तक यहाँ पर उन्होंने स्टडी किया था. द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गिविंग एजुकेशन फॉर अ क्राफ्ट और प्रोफेशन वॉज जनरली लेफ्ट टू द गिल्ड. अगर आपको किसी चीज़ में एक्सपर्ट बनना है, जैसे कि क्राफ्ट के वर्क में, प्रोफेशन में, तो इसके लिए जो गिल्ड्स होती थी ना, श्रेणी होती थी, उनके पर डिपेंड होना पड़ता था, क्योंकि ये जो होता है ना बिजनेस वाला काम है, ये सारा ये श्रेणी जो गिल्ड्स होती है वही सिखाती थी, क्योंकि यही बिजनेस वगैरह करते थे. फॉर इंस्टेंस वी हैव अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द केयरफुल मैनर इन विच अ मर्चेंट ट्रेन हिज सन फॉर हिज प्रोफेशन. इसमें जो मर्चेंट होते थे वो अपने खुद के बेटे को ही इस प्रोफेशन में ट्रेन करते थे. इसके लिए आपको कोई अलग से जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि जो बिजनेस है, अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है तो आप सीखने के लिए बाहर कोई ना जाते हो, आपके फैमिली वाले ही सिखा देते हैं. Education of a more formal kind with greater emphasis on a secular subject continue to be provided at some of the Buddhist विहार. बहुत सारे देखिए जो एजुकेशन है, जो बुद्धिस्ट विहार होते थे, ठीक है, बुद्धिस्ट विहार जहाँ पर जो बुद्धिस्ट मॉन्क है वो रहते थे, तो वहाँ पर भी एक सेकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता था. जैसे कि अगर आप देखें बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी थी जो बहुत फेमस थी इन दिनों, और दूसरे भी सेंटर्स थे लर्निंग के, जैसे कि विक्रमशिला, उदनपुर, ठीक है, ये सब भी बिहार में थे. यहाँ पर होता क्या था, जो स्टूडेंट थे वो दूर दूर से पढ़ने यहाँ पर आते थे, इंक्लूडिंग तिब्बत से भी लोग पढ़ने के लिए भारत में आते थे इन सेंटर्स में. एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, एंड फॉर मीटिंग द एक्सपेंसेस लेविश ग्रांट ऑफ मनी एंड लैंड वर गिवन टू दिस एजुकेशनल सेंटर बाय द रूलर्स. और इन एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है इनको चलाने के लिए जो इनको दान भी दिया जाता था, बड़ा बड़ा दान दिया जाता था इनको, ज़मीन का, पैसे का, और ये देते कौन थे, ये देते थे उस समय जो रूलर्स थे, जो सपोर्ट करते थे. नालंदा हैड अ ग्रांट्स ऑफ 200 विलेजेस. नालंदा को चलाने के लिए 200 विलेज का जो भी रिवेन्यू था सारा नालंदा यूनिवर्सिटी को जाता था उसको मैनेज करने के लिए. कश्मीर वॉज अनदर इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ एजुकेशन. तो कश्मीर को भी देखें तो वो भी एक इंपॉर्टेंट एजुकेशन सेंटर रहा है. मैनी शेफ सेक्ट एंड सेंटर्स ऑफ लर्निंग फ्लरिश्ड इन कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड.
शैव सेक्ट कौन से थे, जो शिव को मानते थे, और उनसे जुड़े जो लर्निंग सेंटर थे वो कश्मीर में बहुत ज़्यादा फ्लरिश करे हैं इस टाइम पीरियड में। अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट मठ्स वर सेटअप इन द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में भी बहुत सारे जो मठ हैं उनको बनाया गया, जैसे कि मदुराई में, श्रीनगरी में, ठीक है, श्रृंगरी में। द वेरियस सेंटर ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड अ ग्रेट इम्पेटस टू द सेक्शन डिस्कशन रिलीजन फिलोसफी बीइंग द मेन टॉपिक। और यहाँ पर इन जितने भी ये सेंटर्स थे, यहाँ पर एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर डिस्कशन करने के लिए जो टॉपिक होते थे वो रिलीजन का होता था और फिलोसफी का होता था, जो मेन टॉपिक होते थे। The numerous mud and other center of education in various part of India enabled idea to flow freely and quickly from one part of the country to another. भारत में बहुत सारे मठ थे, बहुत सारे एजुकेशनल सेंटर्स थे, अलग अलग मतलब अलग अलग जगह पर थे ये भारत में। और यहाँ इनका मोटिव ये था कि यहाँ पर ये जिन लोगों को पढ़ा रहे हैं वो लोग आगे चल के इनकी जो आइडियोलॉजी है उसको बहुत ही जल्दी कहीं बाहर जो दूसरे देश है वहाँ पर भी फैलाएं। और वैसे ही होता था, लोग पहले यहाँ पर पढ़ते थे क्योंकि यहाँ पर इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले सिर्फ भारतीय ही नहीं होते थे बल्कि अलग अलग जगह से, अलग अलग देश से लोग आते थे। वो यहाँ पढ़ते थे, यहाँ की चीज़ें सीखते थे और फिर वापस जाके वो अपनी कंट्री में उसको बताते थे। तो इस तरह से जो ये चीज़ें थी बहुत जल्दी स्प्रेड हो रही थी एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक। फिलोसफिकल एजुकेशन वॉज नॉट कंसिडर्ड कंप्लीट टिल द फिलोसफर हैड विजिटेड द वेरियस सेंटर ऑफ लर्निंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कोई भी फिलोसफिकल एजुकेशन को तब तक कंप्लीट नहीं माना जाता था जब तक कोई जो भी फिलोसफर है जिसने फिलोसफी की स्टडी करी है वो दूसरे कहीं भी जाके, जो दूसरे लर्निंग सेंटर्स हैं वहाँ पर जाके, दुनिया के जो दूसरे लर्निंग सेंटर्स थे वहाँ पर जाके अलग अलग देश में जब तक वहाँ के जो फिलोसफर्स हैं उनके साथ वार्तालाप नहीं करता, ठीक है, तब तक उसकी जो फिलोसफिकल जो एजुकेशन है उसको कंप्लीट नहीं माना जाता, ठीक है, जब तक वो उनके साथ जाके डिस्कशन नहीं करेगा। द मैनर इन विच आइडियाज़ कुड बी ट्रांसमिटेड थ्रू द कंट्री, और इस तरह से उनके जो आइडियाज़ थे वो एक देश से दूसरे देश तक जाते थे। ओके और यही क्या करते थे, हमारे जो भारत की जो यूनिटी है, जो कल्चरल यूनिटी है उसको मेंटेन करते थे, उसको स्ट्रेंथन करते थे। द ग्रोथ ऑफ साइंस इन द कंट्री स्लो डाउन ड्यूरिंग द पीरियड सो डैट इन कोर्स ऑफ टाइम। इस समय पर जो ग्रोथ ऑफ साइंस थी ये थोड़ी स्लो पड़ गई थी। इट वॉज नो लॉन्गर रिगार्डेड एज अ लीडिंग कंट्री इन द फील्ड ऑफ साइंस, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें देश में तो साइंस को एक हम लीड सब्जेक्ट की तरह नहीं देखा जा रहा था, क्योंकि जो सर्जरी थी उसका भी डिक्लाइन होने लगा था। सर्जरी थी, अब वो कौन करते थे, जो डेड बॉडीज़ वगैरह को काटना पीटना है उनको कौन करते थे, लो कास्ट के जो लोग थे। और उनका तो पूरा यही टेंशन में चला रहता था कि उनको करना क्या है, खाना क्या है, कैसे जीना है, उनके साथ तो चीज़ें इतनी ख़राब थी। इनफैक्ट सर्जरी बिकम द प्रोफेशन ऑफ द बार्बर। उसके बाद जो सर्जरी करना है वो किसका प्रोफेशन बन गया, बार्बर्स का बन गया। अब यहाँ पर ये लोग कर तो रहे थे, लो कास्ट वाले, बार्बर्स वाले, कर रहे थे ये, लेकिन इनको वो उतनी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि ये सोच के नहीं करते थे कि हमें कुछ साइंस में कुछ नया करना है। इनकी लाइफ में पहले से ही इतनी दिक्कतें थी, ये सिर्फ उनको सॉर्ट आउट करने के लिए कि ठीक है कुछ पैसे मिल जाएंगे, कुछ इंतजाम हो जाएगा, 2-3 दिन अपना घर चल जाएगा, इसलिए ये इन काम को करते थे। एस्ट्रोनॉमी वॉज ग्रेजुअली पुश्ड इन टू द बैकग्राउंड बाय एस्ट्रोलॉजी। पहले जहाँ एस्ट्रोनॉमी पढ़ते थे, एस्ट्रोनॉमी किसका पार्ट है, साइंस का पार्ट है। अब धीरे धीरे वो जो एस्ट्रोनॉमी था उसकी जगह किसने ले ली, एस्ट्रोलॉजी ने ले ली। लोगों ने उन्हीं सितारों को देख के आपका भविष्य बताना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर साइंस की इंपॉर्टेंस कम हो गई। सम एडवांस वॉज मेड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। कुछ एडवांसमेंट देखी गई मैथमेटिक्स के फील्ड में, जिसमें जब लीलावती ऑफ भास्कर सेकेंड, जो ये भास्कर सेकेंड है, इन्होंने एक बुक लिखी लीलावती, ठीक है, और ये मैथमेटिक्स के ऊपर ही थी, इस पीरियड में ही लिखी। रिमेन आ स्टैंडर्ड टेक्स्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और एक लंबे टाइम तक ये इसे एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट के तौर पे जाने लगेगा। मतलब इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें लिखी उन्होंने मैथमेटिक्स के बारे में। सम एडवांस वॉज मेड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। कुछ एडवांसमेंट देखी गई मेडिसिन के फील्ड में भी, क्योंकि कुछ मिनरल्स को यूज़ किया गया, जैसे कि स्पेशली मरकरी। Okay, many books were written on plant science and for the treatment of animal, but no way was found for breeding fine quality horses, so that India remained dependent on the import of such horses from the Central Asia, including Arabia and Iran. अब यहाँ पर हुआ क्या, मेडिसिन के फील्ड में भी ठीक है कुछ मिनरल को यूज़ करके थोड़ा बहुत प्रोग्रेस चल रही है। अब बुक्स लिखी गई, ठीक है, प्लांट साइंस पर लिखी गई कि प्लांट के क्या यूज़ हैं, एनिमल्स के साथ का आप कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हो, जैसे कि हॉर्स, एलिफेंट, उनके ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो, उस पर भी बुक लिखी गई। लेकिन कोई भी जो ब्रीडिंग है उसको कैसे कराया जाए जिससे कि हमें जो फाइन क्वालिटी के जो हॉर्सेज है वो मिल सके, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और इसीलिए जो इंडिया था वो किस पर डिपेंड था अच्छे घोड़ों के लिए, वो डिपेंड था सेंट्रल एशिया पे, अरेबिया, ईरान पर, कि वहाँ से हम क्या करेंगे, अच्छे घोड़े लेकर आएंगे। With the conquest of these areas by Muslim ruler, the India rulers had to face many difficulties in securing the supply of good horses. अब जब तक इन देशों पर
मुस्लिम रूलर का शासन नहीं चल रहा था, तब तक तो भारत यहाँ से अच्छे खासे जो घोड़े हैं वो इम्पोर्ट कर लिया करता था। लेकिन जब यहाँ पर मुस्लिम रूलर्स इन्वेड कर देते हैं और उनका कब्जा हो जाता है, तो यहाँ पर मुसीबतें पड़ती हैं जो इंडियन रूलर्स थे, जो हॉर्सेस की तलाश में इन देशों पर डिपेंड थे कि यहाँ से आएंगे, क्योंकि उन्होंने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। देयर वर मैनी रीज़न फॉर द स्टेगनेशन ऑफ इंडियन साइंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस तरह से बहुत सारे रीजंस होते हैं जिस वजह से इस समय जो इंडियन साइंस थी वो एक हम कह सकते हैं रुक गई थी, वो उसकी ग्रोथ थी। Experience suggests that the growth of science is closely connected with the growth of society as a whole। और एक्सपीरियंस बताता है कि जैसे ही साइंस की ग्रोथ रुक जाती है किसी भी सोसाइटी के अंदर, तो कहीं ना कहीं उस सोसाइटी की जो पूरी ग्रोथ होती है उस पर भी उस चीज़ का फ़र्क हमें देखने के लिए मिलता है। साइंस की ग्रोथ का स्लो डाउन होना कि मतलब किसी भी सोसाइटी की जो ग्रोथ है उसका स्लो डाउन होना। एज वी हैव सीन ड्यूरिंग द पीरियड सोसाइटी वॉज बिकमिंग इंक्रीजली रिजिड एंड नैरो इन कैरेक्टर। इस टाइम पे जो सोसाइटी थी वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो रही थी, और जो उसका कैरेक्टर था रिजिड और नैरो मान लीजिए, ठीक है। ये आप खुद देख रहे हो, लोग साइंस को छोड़ के जो तंत्र मंत्र वाली चीज़ें हैं उस पर भी पहुंचेंगे अभी। तो देयर हैड बीन अ सेट बैक इन अ अर्बन लाइफ एंड कम्युनिकेशन विद ग्रोइंग रिलेशन ऑर्थोडॉक्सी, ठीक है। रूढ़ीवादी सोच होती जा रही थी यहाँ पर लोगों की। Another reason for the tendency for the Indian to isolate themselves from the main current of scientific throughout outside India, यहाँ तक कि साइंस को लेकर जो इंडिया के कनेक्शन थे बाहर के देशों के साथ वो भी उतने स्ट्रॉन्ग अब नहीं रहे थे। दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द राइटिंग ऑफ अल-बरूनी, अ नोटेड साइंटिस्ट स्कॉलर फ्रॉम सेंट्रल एशिया हु लिव्ड इन इंडिया फॉर अबाउट 10 years ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ द 11th century। ये बात पता चलती है हमें जो अलबरूनी हैं उनकी राइटिंग से। वो सेंट्रल एशिया से आए थे यहाँ भारत में और वो 10 साल तक रह कर गए हैं, और उसी बीच में जो उन्होंने लिखा है उसे पढ़ के ही हमें ये सारी बातें पता चलती हैं। अ ग्रेट एडमायर ऑफ इंडियन साइंस एंड लर्निंग, अलबरूनी नोटेड दैट इंसुलर एटीट्यूड ऑफ द लर्न पीपल ऑफ द कंट्री ब्राह्मण, ही सेज दे आर हॉस्टली फुलिश वैन सेल्फ considered stolid, and they are by the nature niggardly in communicating that what they know, and they take the greatest possible care to withhold from men of another caste among their own people, still much more of course from any foreigner। यहाँ पर जो अलबरूनी है वो बताते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो लोग थे उनके अंदर एक घमंड आ गया था, और वो ये चाहते थे उस समय, क्योंकि यहाँ पर जो लर्न मैन थे उनके तौर पे सिर्फ ब्राह्मण्स को ही जाना जाता था, और बाकी सबको ये क्या मानते थे, बेवकूफ़ मानते थे, ठीक है। और ये ज़्यादा इसलिए किसी से कम्युनिकेट करना या उनको कुछ सिखाना पढ़ाना चाहते भी नहीं थे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें इन्होंने यहाँ पर रखी हैं। अकॉर्डिंग टू देयर बिलीव नो अदर क्रिएटेड बीइंग बिसाइड्स दैम डेट हैव एनी नॉलेज ऑफ साइंस व्हाट्सोएवर। तो इसीलिए ये बीच का टाइम पीरियड ने ऐसा बताया है कि यहाँ पर जो साइंस की जो ग्रोथ थी वो कहीं ना कहीं रुक गई थी, ठीक है। क्योंकि जो ब्राह्मण्स थे वो चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग चला रहे थे, अपनों खुद को सुपीरियर बताने के लिए उन्होंने बहुत से जो काम थे जो वाकई में करने चाहिए थे वो ना करके दूसरे काम स्टार्ट कर दिए थे, जैसे कि ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह शुरू कर दी। ओके, अब बात करते हैं हम रिलीजियस मूवमेंट्स की और बिलीफ की, कि लोगों का रिलीजियस मूवमेंट और जो उनसे जुड़ी हुई जो उनकी बिलीफ थी वो क्या थी। तो रिलीजियस मूवमेंट और बिलीफ की बात करें तो ये टाइम ऐसा था जिसमें रिवाइवल होता है और एक्सपेंशन होता है कौन से धर्म का, हिंदुइज्म का, हिंदू धर्म का, और कहीं ना कहीं डिक्लाइन देखा जाता है बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का। यहाँ तक कि जो बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म के जो टीनेंट्स थे उनको इंटेलेक्चुअली उनके लेवल पे जाके चैलेंज किया जाता है। ओके, और बहुत सारे जो बुद्धिस्ट और जो जैन मॉन्क थे उनको प्रोसिक्यूट, ठीक है ना, उनको मारा भी जाता है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन जो पांड्या किंग थे मदुराई के, इन्होंने बहुत सारे जो जैन मॉन्क हैं इनको मार दिया था। किसके कहने पे, जो ये संबंधर थे इनके कहने पे। ये एक शैविक प्रीचर थे, ठीक है, शिव भगवान के ये भक्त थे। इनके कहने पे जो पांड्या किंग थे मदुराई में उन्होंने बहुत सारे जो जैन मॉन्क हैं उनको मार दिया था। देयर टेम्पल वर ऑल्सो टेकन ओवर, जो बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के जो टेम्पल्स थे उनको भी इन्होंने ले लिया था, और इन टेम्पल को कन्वर्ट कर दिया था इन्होंने हिंदू टेम्पल में। द टेम्पल नियर द कुतुब मीनार हैड वंस अ जैन टेम्पल, कुतुब मीनार के पास एक टेम्पल है जिसमें पहले जो जैन टेम्पल था लेकिन बाद में उसे विष्णु टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया। वी डू नॉट नो हाउ वाइड स्प्रेड सच इंस्टेंसेज बट इवन इफ दे फ्यू एंड फार बिटवीन, हमें ये तो नहीं पता कि सब चीज़ें कितने बड़े लेवल पे की गई हैं, लेकिन हाँ ये सब चीज़ें की गई हैं, ठीक है। हाउएवर दे वर नॉट अ पार्ट ऑफ मिसप्लेड religious philosophy of temple destruction in case of early Arab and Turkish invader later on। देखिए अगर हम बात करते हैं हिंदुओं की, तो हिंदुओं ने जैसे बौद्ध जो मॉन्क थे, ठीक है, जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, जैन टेम्पल थे, उनको कब्जा कर लिया था, वहाँ से बुद्धिज़्म को हटा दिया, जैनिज़्म को हटा दिया और उनके टेम्पल्स को हिंदू टेम्पल्स में कन्वर्ट कर दिया। टेम्पल के साथ कोई तोड़ा फोड़ी नहीं की गई, सिंपल टेम्पल को एक धर्म से दूसरे धर्म के टेम्पल में चेंज कर दिया गया। लेकिन जब यही काम अरब और तुर्किश इन्वेडर आकर भारत में करेंगे तो वो क्या करते हैं, वो टेम्पल को कन्वर्ट नहीं करते हैं, वो टेम्पल्स को ही तोड़ देते हैं, ठीक है। जहाँ उन्हें हिंदू टेम्पल दिखाई देता है वो वहीं उसको तोड़ देते हैं, वो कन्वर्ट नहीं करते हैं।
ड्यूरिंग दिस पीरियड बुद्धिज्म वॉज ग्रेजुअली कन्फाइंड टू ईस्टर्न इंडिया। इस पीरियड में जो बुद्धिज्म था वो सिर्फ ईस्टर्न इंडिया तक ही कन्फाइन होने लगा था धीरे धीरे। ईस्टर्न इंडिया में कौन थे इस टाइम पे? जो पाल रूलर थे, और पाल रूलर बहुत बड़े पेट्रॉन थे किसके? बुद्धिज्म के, बहुत मानते थे, काफ़ी ज़्यादा संरक्षण दिया इन्होंने। जैसे ही पाल पावर का डिक्लाइन होता है 10th सेंचुरी में, धीरे धीरे जो बुद्धिज्म होता है उसका भी यहाँ पर फर्क दिखना पता चल जाता है कि हाँ अब उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं रहा। देखिए बहुत सारी इंटरनल डेवलपमेंट्स चल रहे थे बौद्ध धर्म के अंदर, तो वो भी कहीं ना कहीं उसको वीक करने का काम कर रहे थे। जो बौद्ध थे वो करते थे प्रैक्टिकल फिलॉसफी को प्रीच करते थे, वो जो उनका उपदेश था वो प्रैक्टिकल फिलॉसफी को लेके था। और वो जो प्रिस्टहुड है, ठीक है ना, स्पेक्चुलेशन अबाउट गॉड के बारे में और ये प्रिस्टहुड इसके बारे में वो कम बिलीव करते थे, मतलब ये चीज़ें नहीं मानते थे वो। दिस वर्शिप नाउ बिकम मोर इलेबोरेट एंड द बिलीव ग्रो दैट अ वर्शिपर कुड अटेन वेयर ही डिजायर्ड बाय अटरिंग मैजिकल वर्ड्स मंथ and making various kind of mystic gesture, and they also believed that by some these practices, by various kind of austerities and secret rites, they attain natural powers such as the power to fly in air and to become invisible, to see things at distance, etc. अब देखिए होता क्या है, अब यहाँ तंत्र मंत्र वाली चीज़ें आएंगी। बहुत सारे वर्शिपर ऐसे थे जिनकी जो इच्छाएं थी वो ये सोचते थे कि हम ये वो ना तंत्र मंत्र वाली विद्या में फंस गए थे, मैजिकल वर्ड्स पे बिलीव करने लग गए थे वो, और वो ये मानते थे कि अगर वो ऐसी पूजा वगैरह करते हैं तो उनके पास बहुत सारी सुपर नेचुरल पावर्स आ जाएंगी और वो उड़ने लग जाएंगे हवा में, या वो इनविजिबल भी हो जाएंगे और वो दूर की चीज़ों को भी देख पाएंगे। मैन हैज़ ऑलवेज यर्न फॉर कंट्रोल ओवर नेचर इन दिस मैनर, और ये तो इंसान की फितरत रही है कि उसने नेचर को कंट्रोल करने की हमेशा कोशिश करी है। अब यहाँ पर इट इज़ ओनली विद द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न साइंस दैट मैनी ऑफ दिस यानी have been fulfilled and many Hindu yogis also adopted this practices। बहुत सारे हिंदू योगीज भी ऐसे आते हैं जो इस मंत्र वाली विद्या को प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। इनमें जो सबसे फेमस होते हैं वो होते हैं गोरखनाथ। यहाँ पर आप देखोगे जो जितनी भी जो ये रिलीजन है ना, इनके अंदर अब कुरीतियाँ पलेंगी, ठीक है। जो इनकी अपनी खुद की आइडियोलॉजी है ना, ये कहीं ना कहीं उसको छोड़ के ये गलत चीज़ों को अपनाएंगे, अपने आप को, मतलब हर किसी का मेन मोटिव तो ये था कि हम अपने धर्म को सुप्रीम कर दें, लेकिन अब ये यहाँ गलत तरीके से करेंगे, ठीक है। अब गलत चीज़ें फंसेंगी यहाँ धर्मों में। द मोस्ट फेमस अमंग दैम वॉज गोरखनाथ। ये जो हिंदू योगीज थे उनमें एक बड़े फेमस थे गोरखनाथ, ठीक है। और ये हिंदू योगीज भी क्या करते थे, ये भी मंत्र वगैरह की विद्या पे बिलीव करते थे। तो एक हिंदू योगी थे गोरखनाथ, काफ़ी फॉलोवर्स थे इनके, बहुत सारे फॉलोवर्स थे, और इनके फॉलोवर्स को बोला जाता था नाथपंथीस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किनको नाथपंथीस बोला जाता था, तो ये कौन थे? फॉलोवर्स ऑफ गोरखनाथ। एट वन टाइम दे वो पॉपुलर ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया। एक टाइम ऐसा आया कि पूरे नॉर्थ इंडिया में सिर्फ कौन था? गोरखनाथ। सॉरी। मैनी ऑफ दीज योगीज बिलोंग टू द लोअर कास्ट। इसमें जो ज़्यादातर जो योगी होते थे वो बिलोंग करते थे जो लोअर कास्ट होती थी उनसे। दे डिनाउंस द कास्ट सिस्टम एंड प्रिविलेज क्लेम बाय द ब्राह्मण्स। एक अच्छी चीज़ इन्होंने ये करी कि ये कास्ट सिस्टम को हमेशा डिनाई करते थे मानने से, ठीक है, कास्ट सिस्टम में कोई बिलीव नहीं करते थे। और साथ में जो ये ब्राह्मण्स बोलते थे ना कि सारे जो प्रिविलेज है वो इनको जाते हैं, ये इस चीज़ के लिए मना करते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ना तो हम कास्ट सिस्टम को मानते हैं, ना हम ये मानते कि सारे प्रिविलेज ब्राह्मण्स को जाते हैं। इन्होंने कौन सा पाथ चुना? तंत्र का पाथ चुना, ठीक है। एंड विच वॉज ओपन टू ऑल। और इनके लिए जो ये तंत्र का पाथ था और जो इनकी ये प्रेयर्स वगैरह जो ये करते थे, इसमें सब धर्मों का, सब कास्ट का पूरी तरह से खुले दिल से ये स्वागत करते थे, इसीलिए फेमस हो गए। बुद्धिज्म डिड नॉट सो मच डिक्लाइन, सो इट एज्यूम फॉर्म विच मेड इट इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द हिंदुइज्म, ठीक है। तो जो बुद्धिज्म था वो इस समय बहुत ज़्यादा, तो देखो उसका ऐसा नहीं था कि पूरी तरह से ख़त्म हो गया था वो। जैनिज्म कंटिन्यू टू बी पॉपुलर एंड पर्टिकुलरली अमंग द ट्रेडिंग कम्युनिटीज़। यहाँ पर जो जैनिज्म था इस समय पॉपुलर रहा, ठीक है। और इसको कौन ज़्यादा सपोर्ट करते थे जैनिज्म को? जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ थी, जो व्यापारी थे वो बहुत सपोर्ट करते थे। जो चालुक्यन रूलर्स थे गुजरात के, ये भी काफ़ी ज़्यादा जैनिज्म को मानते थे। इसीलिए इस टाइम पर बहुत सारे बड़े बड़े जो जैन टेम्पल है वो बने हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े जैन टेम्पल इस टाइम बनाए हैं, जिनमें कौन कौन से हैं? जैसे कि दिलवाड़ा टेम्पल है, ठीक है, माउंट आबू में इसको बनवाया था। जो पारमार है, जो रूलर्स थे मालवा के, उन्होंने भी बहुत बड़ी बड़ी जो जैन संत की जो स्टैचूज़ हैं, इमेजेस हैं, उनको बनवाया है। महावीर हु बिगिन टू बी वर्शिप्ड एज अ गॉड। और इस टाइम पे जो महावीर हैं उनको भगवान की तरह पूजा जाता था। द मैग्निफिशेंट जैनालय विच वर बिल्ड इन वेरियस पार्ट एक्ट इज द रेस्टिंग प्लेस। बहुत सारे जो जैनालयस हैं उनको बनवाया जाता था, जो इन जैन जो मॉन्क्स हैं इनको रुकने के लिए, इनके रेस्ट के लिए बनवाए जाते थे, या जब भी कोई ट्रैवलर वगैरह आते थे तो वो भी यहाँ पर रुक सकते थे। तो जो जैनिज्म था इस टाइम पर वो काफ़ी ज़्यादा अपने यहाँ पर अच्छी उसकी प्रोग्रेस हो रही थी। जो गंगा रूलर्स थे कर्नाटका के, वो भी जैन धर्म को बहुत मानते थे।
ठीक है. ड्यूरिंग दिस पीरियड मैनी जैन बसेट्स एंड द महास्तंभ पिलर वर सेट अप इन डिफरेंट पार्ट्स. तो इस समय बहुत सारे जैन टेम्पल के साथ साथ जो महास्तंभ थे, ठीक है, पिलर्स वगैरह थे, उन्हें भी अलग अलग पार्ट्स में लगाया जाता है इंडिया में. द कोलोजल इमेज ऑफ द श्रवण बेलगोला वॉज सेट इन ड्यूरिंग दिस टाइम. ठीक है, तो ये इमेजेस वगैरह भी जो श्रवण बेलगोला है वहाँ पर लगाई जाती हैं. ये जो स्टैचू था ये 18 मीटर हाई था. ठीक है, और किसका बना था? ग्रेनाइट रॉक का बना हुआ था. इट शोज द सेंट स्टैंडिंग अप एंड प्रैक्टिसिंग रिजिड austerities and unmindful of the snake coiled around his feet. तो ये पूरा उसका बता रखा है कि वो जो बहुत बड़ी सी जो मूर्ति थी वो एक संत की थी, ठीक है, जो खड़े थे और वो कहते हैं ना बिल्कुल ध्यान मग्न लीन इस तरह से थे. और उनके पास क्या था? उनके पास स्नेक था. ठीक है, ठीक है, जो उनके जो फीट है उसके आसपास ऐसे घूम के बैठा हुआ था. Okay, the Jain doctrine of four gifts, learning, food, medicine and shelter helped to make Jainism popular among the people. जो जैन डॉक्ट्राइन था जिसमें वो लर्निंग, फूड, मेडिसिन और शेल्टर के बारे में बताते थे, उनके इन चार जो डॉक्ट्राइंस थे इन्होंने जो जैन धर्म को पॉपुलर करने में लोगों के बीच में बहुत मदद करी. इन कोर्स ऑफ टाइम द ग्रोइंग रिजिडिटी ऑफ जैनिज्म एंड लॉस ऑफ रॉयल पैटर्नेज लेड टू द डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म. लेकिन जैसे जैसे जो जैन धर्म था वो रिजिड होने लगा तो लोगों के लिए वो सब चीज़ें मानना मुश्किल हो गया, क्योंकि भाई एक कॉमन पीपल कितना ही रिजिड बन जाएगा कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं रहना, वैसे नहीं रहना. तो एक टाइम पे आके फिर उसका जो बिलीव है वो खत्म हो जाता है. मतलब बिलीव खत्म नहीं होता, लेकिन वो चीज़ें नहीं कर पाता जो अभी जो जैन धर्म उनसे करवाने के लिए बोल रहा था. साथ में जो जैन धर्म था उसका जो रॉयल पैट्रोनेज था, जो अभी तक उसको बड़े बड़े मर्चेंट किंग सपोर्ट कर रहे थे, वो भी जब उससे छिनने लगता है, क्योंकि वो जो डायनेस्टी है एक टाइम पे आकर तो खत्म ही हो जाती है, तो इस वजह से अब उसको वो सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था. तो यहाँ पर जो जैनिज्म है इस तरह से उसका डिक्लाइन होने लगता है. द रिवाइवल एंड एक्सपेंशन ऑफ हिंदुइज्म टुक मैनी फॉर्म्स. ठीक है, जैसे कि जो शिवा टेम्पल, विष्णु बिकम द चीफ गॉड एंड द मैग्निफिशेंट टेम्पल्स वर बिल्ड टू प्रोक्लेम देयर सुप्रीमेसी. हिंदुइज्म फिर से रिवाइव करेगा, फिर से उसका एक्सपेंशन होगा. कैसे होगा? शिवा, विष्णु, इन सब के टेम्पल्स बनाए जाएंगे. ये चीफ गॉड हुआ करते थे और इन्हीं के नाम पे बड़े बड़े टेम्पल बनते थे. और ये बड़े बड़े टेम्पल बनाने का रीज़न ये था कि ये दिखाने का कि जो हिंदू धर्म है वो बहुत सुप्रीम है. बहुत सारे जो लोकल जो गॉड्स हैं वो भी होते थे, गॉडेस होती थी, ठीक है, जिनको इनके अधीन बताया जाता था. जैसे कि बहुत सारे देवी देवता जो ट्राइबल लोग थे उनके भी होते थे. अब इनमें से जो ट्राइबल लोग थे कुछ ऐसे थे जिन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया था, तो अब ये अपने देवी देवताओं को भी छोड़ना नहीं चाहते थे. और साथ में अब ये हिंदू धर्म में कन्वर्ट हुआ है तो हिंदू धर्म के देवी देवताओं को ही मानना पड़ेगा. तो क्या कर दिया, जो ट्राइबल जो लोग थे उनकी जो गॉडेस थी उनको जो शिव, विष्णु, जो हमारे जो बड़े बड़े भगवान थे हिंदू लोगों के, उनके अधीन बता दिया कि सबसे बड़े तो शिव, विष्णु, ठीक है, यही हैं, और जो ट्राइबल गॉडेस है वो इनके सबऑर्डिनेट है. In Eastern India, the consort Tara, the consort of Buddha, Durga, Kali, the consort of Shiva become themselves the chief objects of worship. तो इन सब की पूजा की जाती थी. Nevertheless, the rise of the worship of Shiva and Vishnu signified the growth of process of cultural synthesis. तो शिवा और जो विष्णु थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे एक कल्चरल सिंथेसिस के लिए उस समय. Thus, in an era of disintegration, religion played a positive part. ये टाइम ऐसा था जिसमें डिसइंटीग्रेशन बहुत देखा जा रहा था, लेकिन रिलीजन एक ऐसी चीज़ होती है जो लोगों को जोड़ के रख सकती है. बट द रिलीजियस रिवाइवल ऑल्सो इंक्रीज द पावर एंड द एरोगेंस ऑफ ब्राह्मण. लेकिन फिर से वही दिक्कत, जैसे ये हिंदू धर्म रिवाइव करने लगता है, इसकी पावर बढ़ने लगती है, उससे पहले पावर बढ़ा लेते हैं अपनी ब्राह्मण्स, ठीक है, उनमें आने लगता है घमंड. That resulted in the series of popular movement which targeted the Brahman and emphasized the element of human equality and freedom. तो इसीलिए जब ये ब्राह्मण्स थे ये अपने आप को फिर से सुप्रीम समझने लगते हैं, औरों के साथ इनका बिहेव चेंज हो जाता है फिर से. इसीलिए यहाँ पर इनको सही करने के लिए बहुत सारे जो पॉपुलर मूवमेंट्स हैं उनको शुरू किया जाता है, जिसमें जो बेसिकली टारगेट किया जाता है वो ब्राह्मण्स को ही किया जाता है कि सब जितने भी जो ह्यूमन हैं वो सब इक्वल हैं, ठीक है, सबके पास इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए. ये कुछ नहीं है कि आपके पास ज़्यादा प्रिविलेज है तो अपने आप को सुप्रीम समझोगे और बाकी लोगों को आप कुछ समझोगे ही नहीं. तो इसलिए इन ब्राह्मण्स के खिलाफ बहुत सारे जो पॉपुलर मूवमेंट्स हैं उनको चलाया जाता है. वी हैव ऑलरेडी रेफर टू द ग्रोथ ऑफ तंत्रिज्म इन द नॉर्दर्न इंडिया. नॉर्थ इंडिया में इस टाइम पे तंत्र मंत्र भी खूब चल रहा था. और ये तंत्र मंत्र वाले आगे क्यों निकल रहे थे? क्योंकि ये लोग कास्ट नहीं मानते थे. ये कहते थे कोई भी आओ, हम तो सबका भला करेंगे, सबको तंत्र सिखा देंगे. बट फार मोर इम्पॉर्टेंट ब्रॉड बेस्ड वॉज द ग्रोथ ऑफ भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया. और उस तरफ दूसरी साइड नॉर्थ इंडिया में क्या चल रहा था? भक्ति मूवमेंट चल रहा था. जो भक्ति मूवमेंट था उसमें बहुत सारे जो पॉपुलर संत हैं वो आते हैं, जो कौन होते हैं? न्यानार्मर्स और अलवर्स. न्यानार्मर्स और अलवर्स भक्ति मूवमेंट में ये जो पॉपुलर संत थे, ठीक है. जो न्यानार्मर्स थे ये शिव को मानते थे और जो अलवर्स थे ये विष्णु को मानते थे, ठीक है.
They looked upon religion not as a matter of cold, formal worship, but as living bond based on a love between the God and the worshipper. ये जो भक्ति मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले जो लोग थे, म्यांमार और जो अलवर थे, इनका मोटिव ये नहीं था कि अपने रिलीजन को हमें कुछ वैसा बना के दिखाना है सुप्रीम, या अब खुद को हमें कुछ बड़ा बना के दिखाना है, ठीक है, बल्कि ये चाहते थे कि ये जो भक्ति मूवमेंट है, इससे लोग जागरूक हो, और इस तरह से जागरूक हो कि उनके गॉड और जो गॉड को मानने वाले जो वर्शिपर है, मतलब भगवान और भगवान के जो भक्त हैं, उनके बीच में एक लविंग बॉन्ड हो, ठीक है ना, एक लव बॉन्ड दिखाई दे। द चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ देयर वर्शिप वॉज शिवा एंड द विष्णु, ये इन दोनों को ही मानते थे, शिवा और विष्णु को। दे स्पोक एंड रॉट इन तमिल एंड लैंग्वेज विच एवरी वन कुड अंडरस्टैंड, ये उसी लैंग्वेज को बोलते थे और उसी लैंग्वेज को लिखते थे, जैसे कि तमिल लैंग्वेज, जिसे ज़्यादातर लोग समझ सकते थे। भक्ति मूवमेंट कहाँ चल रहा था, ये साउथ इंडिया में, तो इसलिए वो तमिल का इस्तेमाल करते थे। द संत दी वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस कैरिंग देयर मैसेज ऑफ लव एंड डिवोशन, ये जो संत हैं ये अपने भक्ति मूवमेंट को लेके अलग अलग जगह पर जाते थे, और हर जगह ये एक ही मैसेज को फैलाते थे, लव और डिवोशन का। सम ऑफ दैम बिलोंग टू द लोअर क्लासेस, बहुत सारे इसमें से जो लोअर क्लासेस है उससे बिलोंग करते थे। वुमेन भी होती थी इसमें, जैसे वुमेन सेंट है अंडल, ठीक है ना, ये याद रखना, जो अंडल है ये एक वुमेन सेंट थी। एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दैम डिसरिगार्डेड द इनइक्वालिटीज ऑफ कास्ट, इसमें ज़्यादातर जो लोग जो जुड़ने वाले थे वो थे जो कास्ट की वजह से इनइक्वालिटीज़ फेस कर रहे थे, तो इसीलिए ज़्यादातर लोग, though they did not try to oppose the caste system as such, and the lower caste had been excluded from Vedic scholarship and Vedic worship, the path of bhakti advocated by these sant was open to all irrespective of caste। क्योंकि देखिए जो हिंदू धर्म था उसमें कहीं ना कहीं जो कास्ट थी उसको बहुत माना जाता था, क्योंकि हिंदुइज्म है उसको संभालने वाले कौन थे, ब्राह्मण्स थे, और ब्राह्मण तो जो कास्ट सिस्टम है, जो वर्ण व्यवस्था है, उसको बहुत मानते थे। तो इसीलिए जो भक्ति मूवमेंट है इसमें अब कास्ट को एकदम अलग कर दिया था, सबके लिए दरवाजे खोल दिए थे कि भाई आओ और हमारे साथ जुड़ो। तो यहाँ पर ये कास्ट को ना देखते हुए हर किसी के लिए इन्होंने, जो लोअर कास्ट हो चाहे अपर कास्ट हो, हर किसी को उन्होंने राइट दिया था वैदिक स्कॉलरशिप का, वैदिक वर्शिप का। जो भक्ति मूवमेंट है नॉट ओनली वॉन्ट टू द फोल्ड ऑफ हिंदुइज्म, मैनी एडरेंट टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये भक्ति मूवमेंट कुछ इस तरह से उस टाइम पे स्प्रेड हुआ था और लोगों को इतना ज़्यादा इसने प्रभावित किया था कि सिर्फ हिंदू धर्म के जो लोग थे वही इस भक्ति मूवमेंट से नहीं जुड़े, बल्कि जो बुद्धिज्म जैनिज्म में जो लोग थे वो भी इससे बहुत इंप्रेस हो गए थे। क्योंकि ये टाइम ऐसा भी था, जैसे मैंने आपको कहा कि सभी धर्मों में कुछ ना कुछ कुरीतियाँ आ रही थी। अब बौद्ध धर्म भी पहले जैसा नहीं रहा था, ना जैन धर्म पहले जैसा रहा था, जो उनकी ओरिजिनल टीचिंग्स थी, आइडियोलॉजीज थी, वो काफ़ी हद तक अब चेंज हो गई थी, ये लोग भी गलत चीज़ों में पड़ गए थे। तो यहाँ इसीलिए जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, जब यहाँ पर इसको मानने वाले जो लोग थे, जब उनको भक्ति मूवमेंट ज़्यादा अच्छा लगा तो उन्होंने भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म को छोड़ दिया। जो ट्राइबल्स थे वो भी बहुत सारे जो भक्ति मूवमेंट है उससे जुड़ गए थे। अ सीरीज ऑफ आचार्यस लेड बाय द नथ मुनि कलेक्टेड एंड सिस्टमाइज द टीचिंग ऑफ अलवर एंड डिक्लेयर्ड दैम इक्विवेलेंट टू द वेदास, बहुत सारे जो आचार्यस थे वो भी आए, जिनमें जो नाथ मुनि थे, ठीक है, उन्होंने सिस्टमाइज किया जो अलवर्स की टीचिंग थी। अलवर्स कौन थे, जो विष्णु को मानते थे। दीज अर्ली सेंट एंड देयर राइटिंग्स बिगेन टू बी वर्शिप इन द टेम्पल and whole set of ritual and ceremonies were elaborated, many of these followed to this day। ये जितने भी संत थे इनकी जो बताई हुई बातें थी, ठीक है, उनको काफ़ी आगे तक ले जाया गया, टेम्पल्स में इनके अकॉर्डिंग ही वर्शिप की जाती थी, सेरेमनीज रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म किए जाते थे, बहुत ही इलाबोरेट करके इन्होंने इन चीज़ों को बताया। बहुत सारे ट्राइबल्स थे हिली एरियाज से, ठीक है, वो अब क्या बन गए थे, एग्रीकल्चरिस्ट बन गए थे, रिवर वैली के आसपास रहते थे, और ये जो एरिया था ज़्यादातर ब्राह्मण्स का होता था, और यहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई थी एग्रीकल्चर को लेके। और बाय टैम्पल्स वेयर ट्राइबल्स गॉड्स वर एसिमुलेटेड ए सपोर्टर ऑफ विष्णु और शिव, और ये जो ट्राइबल्स लोग थे इनको क्या कहा था कि आप यहाँ पर आकर इन ज़मीनों पर काम करो, और इन ट्राइबल के जो गॉड गॉडेस थी इनको, जो हिंदू के जो टेम्पल थे विष्णु और शिव के, वहाँ पर ही इनके जो गॉड गॉडेस हैं उनको भी स्थापित कर दिया था। एक्सपैंडेड एग्रीकल्चर न्यू टेम्पल रिचुअल स्ट्रेंथेंड द पोजीशन ऑफ रूलर एंड लोकल स्टेट्स सच एज द चोला स्टेट। जब एग्रीकल्चर एक्सपेंड होता है तो न्यू टेम्पल्स वगैरह बनाए जाते हैं, वहाँ पर रिचुअल्स होते हैं, उनकी पोजीशन से ज़्यादा पावरफुल कौन होता है, जो वहाँ पर रहने वाले जो रूलर्स थे, लोकल स्टेट थे, ठीक है, जो जैसे कि ज़्यादातर जो चोला स्टेट है उसको बहुत फ़ायदा मिला, क्योंकि जहाँ पर भी एग्रीकल्चर अच्छा होगा वो स्टेट अपने आप ही प्रोस्पेरस हो जाएगा। जैसे इनको प्रोस्पेरिटी मिलती थी ये बड़े बड़े टेम्पल्स बनवा दिया करते थे, और इससे इनकी जो पोजीशन है वो और ज़्यादा निखर कर आती थी। द टेम्पल ऑल्सो स्टैंडर्ड द पोजीशन ऑफ ब्राह्मण, लेकिन इस टेम्पल से सिर्फ उस स्टेट की पोजीशन स्टैंडर्ड नहीं होती थी, बल्कि ब्राह्मण्स की भी हो जाती थी, क्योंकि जो ब्राह्मण्स थे यही तो इन टेम्पल को सुपरवाइज करते थे। इनको बड़े बड़े रिच ग्रांट्स ऑफ लैंड दिए जाते थे रूलर्स की साइड से कि भाई आप टेम्पल संभाल रहे हो तो इसलिए आपको हम ये लैंड देना चाहते हैं। भक्ति मूवमेंट है फार रीचिंग इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेज एज वेल। Another popular movement which arose during the 12th century was the लिंगायत या वीर शैव मूवमेंट। अब बात करते हैं भक्ति मूवमेंट के बाद 12th सेंचुरी में एक और मूवमेंट शुरू होता है जिसे बोलते हैं लिंगायत या फिर वीर शैव मूवमेंट।
इट्स फाउंडर वर बासवा एंड हिज नेफ्यू चन्ना बासवा। इसके जो फाउंडर थे वो बासवा थे और उन्हीं का जो नेफ्यू था चन्ना बासवा वो थे। ये दोनों ही किसके कोर्ट में रहते थे? जो कलचुरी किंग थे कर्नाटका के, वहाँ पर ये दोनों रहते थे। दे एस्टैब्लिश देयर फेथ आफ्टर द बिटर डिस्प्यूट विद द जैन। इनके हमेशा डिस्प्यूट चलते रहते थे, किसके साथ? जो जैन थे उनके साथ। लिंगायत आर द वर्शिपर ऑफ शिवा, क्योंकि ये किसके वर्शिपर थे? ये शिव को मानते थे। और जैन धर्म के साथ इनके हमेशा कुछ ना कुछ जो डिस्प्यूट्स वगैरह हैं वो लगे रहते थे। ये कास्ट सिस्टम को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। जो लिंगायत जो लोग थे वो कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे, ये ध्यान रखना। वो फास्ट वगैरह करने को भी नहीं बोलते थे, ठीक है। फीस्ट, पिलग्रिमेज एंड सेक्रीफाइस ये सब वो नहीं मानते थे, कि ज़रूरी नहीं है कि आप कास्ट सिस्टम को अपोज करो, फास्ट रखो, है ना, तीर्थ यात्रा पर जाओ या बड़े बड़े सेक्रीफाइस करो। वो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे। जबकि ये भी देखो शिव भगवान को ही मान रहे हैं, और शिव भगवान किसके हैं? हिंदुओं के हैं। इन द सोशल स्फेयर दे अपोज चाइल्ड मैरिज, ये जो बाल विवाह है उसको भी अपोज करते थे, ठीक है। एंड अलाउड री मैरिज ऑफ विडोज, और जो विधवा होती हैं उनकी दोबारा शादी के लिए भी ये अलाउ करते थे, कि उनको पूरा आगे कि वो दोबारा शादी कर सकती हैं। बोथ इन साउथ एंड नॉर्थ इंडिया द रिवाइवल एंड एक्सपेंशन ऑफ हिंदुइज्म टुक टू फॉर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पर बताया है कि चाहे साउथ इंडिया हो चाहे नॉर्थ इंडिया हो, यहाँ पर जो रिवाइवल हुआ, जो एक्सपेंशन हुआ हिंदुइज्म का, वो दो तरीके से हुआ। एक तो ये कि वेदों पे बहुत फोकस किया गया, ठीक है। वैदिक जो वर्शिप है उसको काफ़ी ज़्यादा बताया गया। एंड accompanied by the powerful literary and intellectual movement and on the other popular movements based on तंत्र in North India, ठीक है। और साथ में ये बता रखा है कि वैदिक वर्शिप, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? जो पावरफुल जो लिटरेरी और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है वो भी चल रहे थे, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? पॉपुलर मूवमेंट चल रहे हैं, तंत्र वंत्र पे भी नॉर्थन इंडिया में खूब ग्रोथ चल रही है। ऑन द भक्ति इन द साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया में क्या चल रहा है? वहाँ पर भक्ति मूवमेंट चल रहा था। बोथ तंत्र एंड भक्ति डिसरिगार्डेड कास्ट इनइक्वालिटी। दोनों चीज़ में क्या अच्छी चीज़ हुई? देखो दोनों चीज़ें बहुत अलग है। एक तरफ भक्ति मूवमेंट चल रहा है जहाँ आत्मा और परमात्मा को जोड़ने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ तंत्र मंत्र चल रहे हैं, ठीक है, कि हम जादू से ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन इन दोनों ही चीज़ों में एक चीज़ क्या कॉमन थी? कॉमन ये था कि ये दोनों ही अपोज करते थे कास्ट को। ये कास्ट इनइक्वालिटीज़ को कहते थे कि मतलब हमें जो कास्ट इनक्वालिटी है वो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और भक्ति मूवमेंट हो चाहे जो तंत्र मंत्र की विद्या करने वाले हो, दोनों के लिए ही कास्टिज्म को इन्होंने ये बोला हुआ था, किसी भी कास्ट का इंसान, अपर कास्ट लोअर कास्ट, हमारे पास आ सकता है, ठीक है। भक्ति मूवमेंट में भी इन्वॉल्व हो सकता है और तंत्र मंत्र में भी इन्वॉल्व हो सकता है, ये सभी के लिए ओपन थी। At the intellectual level, the most serious challenge to Buddhism and Jainism was posed by the Shankara एंड हु रिफॉर्मुलेटेड द हिंदू। देखिए एक टाइम ऐसा भी आता है कि जो हिंदू धर्म है उसकी जो वैल्यू होती है बहुत कम हो जाती है, लोगों का विश्वास होने लगता है बुद्ध में और जैनिज्म में। लेकिन यहाँ पर जो शंकरा है ना, जो शंकरा हैं वो आते हैं और यहाँ पर वो फिर से जो हिंदू धर्म है उसको एक अलग ही परिभाषा दे देते हैं। जो शंकरा है उनका जो जन्म है वो केरला में हुआ था, वो ज़्यादा उनकी फैमिली से रिलेटेड, ठीक है ना, और उनकी फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। शुरुआत में जो जैन हैं उन्होंने इनको बहुत परेशान किया, जो शंकरा जी थे उनको बहुत परेशान किया, जो जैन धर्म से जो लोग जुड़े हुए थे, ठीक है। एंड वेयर ही वर्स्टेड हिज ओपोनेंट इन डिबेट एंड द विक्ट्री वॉज कंप्लीटेड बाय द वार्म वेलकम बाय द किंग ऑन हिज रिटर्न टू मदुराई एंड द बैनिशमेंट ऑफ द जैन फ्रॉम द कोर्ट। यहाँ पर कुछ इन्हें सपोर्ट मिलता है फिर जो मदुराई वगैरह के जो किंग है, ठीक है। लेकिन बाद में जो जैन वगैरह होता है ये ना इनको वहाँ पर भी इनको भगा देते हैं वहाँ से। शंकरा फिलॉसफी इज कॉल्ड अद्वैतवाद। लेकिन जब ये अपना सिद्धांत देते हैं, शंकरा जी की जो फिलॉसफी थी अद्वैतवाद, उसके बाद से चीज़ें हो जाती है अलग, ठीक है, थोड़ी बदलाव आते हैं इनके जीवन में। ये देते हैं कौन सी? अद्वैतवाद, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑन नॉन ड्यूअलिज्म। इसमें ये क्या बोलते हैं, ये तो आप बहुत अच्छे से याद रखना कि शंकरा जी की फिलॉसफी क्या नाम है? अद्वैतवाद। अकॉर्डिंग टू शंकरा, गॉड एंड द क्रिएटेड वर्ल्ड आर वन। इन्होंने क्या कहा कि जो भगवान है, जो गॉड है, और जो क्रिएटेड वर्ल्ड है, ठीक है, उस क्रिएटेड वर्ल्ड में जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है, हम खुद है, जो इंसान है, वो सब एक ही है। द डिफरेंसेस वर अपेरेंट बट नॉट रियल एंड अराउज ड्यू टू इग्नोरेंस, माया बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। कि भगवान और उसके बनाए हुए जो इंसान है उन दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है, क्योंकि वो उसी का अंश है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर कहीं हमें इस चीज़ का ज्ञान नहीं हो पाता, क्योंकि जो लोग हैं वो किससे फेस कर, वो इग्नोरेंस को फेस कर रहे हैं, उनके पास वो मोह माया में फंसे हुए हैं। और जब वो इस मोह माया का जो पर्दा है उनकी आंखों से हट जाएगा और उनको सच में एक जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसकी प्राप्ति हो जाएगी, तो वो इस चीज़ को समझ पाएगा कि भगवान और उसका बनाया हुआ जो क्रिएटेड वर्ल्ड है उसमें कोई फ़र्क नहीं है।
द वे टू साल्वेशन वॉज डिवोशन टू गॉड। अगर आपको मुक्ति चाहिए तो भगवान की भक्ति करो, ठीक है, और अपनी जो नॉलेज है उसको बढ़ाओ, ठीक है, ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। एंड द क्रिएटेड बींग्स वर वन एंड द सेम। उसी के बाद आपको पता चलेगा कि भगवान और उसकी बनाई हुई जो चीज़ें हैं वो सब एक हैं। इस फिलॉसफी को वेदांत भी बोलते हैं, ठीक है, इस फिलॉसफी को वेदांत भी बोलते हैं। Thus शंकरा upheld the Vedas as the fountainhead of the true knowledge। ठीक है, उन्होंने कहा कि और ये इसके लिए, इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास एक ट्रू नॉलेज होना चाहिए। द पाथ ऑफ नॉलेज पुट फॉरवर्ड बाय द शंकरा कुड बी फॉलोड ओनली बाय अ फ्यू। जो इनका दिखाया हुआ पाथ था ये काफ़ी कम लोगों ने चुना। शंकरा डिड नॉट रिजेक्ट द पाथ ऑफ भक्ति वाई विच द डिवोटी मस्ट विद गॉड। जो शंकरा जी थे वो उन्होंने कभी जो पाथ ऑफ भक्ति है उसको रिजेक्ट नहीं किया, ठीक है। बट फॉर दिस द हार्ट हैड टू बी क्लीन थ्रू जन और नॉलेज। लेकिन उन्होंने कहा था कि लेकिन अगर आप भगवान से मिलना चाहते हो, उनमें लीन होना चाहते हो, तो आपका जो हार्ट है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, आपको एक रियल नॉलेज होनी चाहिए। इट कुड नॉट जस्ट इन्फ्लुएंस द मासेस। बहुत सारे लोगों को तो ये अपनी तरफ इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए। द आचार्य फ्रॉम नाथ मुनि ऑनवर्ड वर ऑल द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण हैड आर्ग्यूड द पाथ ऑफ भक्ति वॉज ओपन ओनली टू द थ्री अपर कास्ट and that for the purpose dutifully following ritual prescribed by Brahman and the study of scripture were necessary। अब यहाँ पर देखिए जो आचार्यास आते हैं नाथ मुनि के बाद से, ये क्या हुए, काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, और ये क्या बोलते थे कि जो भक्ति का जो पाथ है ना वो सिर्फ जो अपर जो 3 वर्ण है सिर्फ उन्हीं के लिए खुला हुआ है, ठीक है। और इसमें उन्होंने बहुत सारे रिचुअल्स बता दिए उन्हें कि ये सिर्फ कौन है, ये सिर्फ ब्राह्मण ही करेंगे, ठीक है, और उन्हीं के लिए नेसेसरी है और कोई किसी को करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह भक्ति मूवमेंट को आप देख रहे हो आप कितनी गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। इन द 11th सेंचुरी अनदर फेमस आचार्य रामानुज। अब 11th सेंचुरी में एक और फेमस आचार्य आते हैं जिनका नाम होता है रामानुज, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये भक्ति मूवमेंट को एसिमुलेट करने की कोशिश करते हैं वेदास में, ठीक है, भक्ति को वेदास के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये क्या बताते हैं, इन ऑर्डर टू अटेन साल्वेशन ग्रेस ऑफ गॉड वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन द नॉलेज अबाउट हिम। इन्होंने कहा कि नॉलेज से ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपको मुक्ति चाहिए, ठीक है, तो आपके पास अगर भगवान चाहते हैं आपसे मिलना, ठीक है, तो वो आपसे मिल के रहेंगे, ठीक है, आपकी और उनकी मुलाकात हो जाएगी। उसके लिए आपको अगर नॉलेज है नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रामानुज एम्फेसाइज द पाथ ऑफ प्राप्ति और टोटल रिलायंस और सरेंडर टू गॉड वॉज ओपन टू ऑल। उन्होंने कहा कि भगवान के सामने खुद को सरेंडर कर दो, और इन्होंने शूद्र दलित सबको कहा ये चीज़, ठीक है, क्योंकि भगवान सबके लिए है। द रामानुज ट्राई टू बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन द पॉपुलर मूवमेंट बेस्ड ऑन भक्ति एंड द अपर कास्ट मूवमेंट बेस्ड ऑन द वेद। इन्होंने भक्ति और वेद को जोड़ने की कोशिश करी, और इन्होंने कहा कि आप इसके लिए ना आपको कोई ये नहीं है कि जिस कहते हैं ना आत्मा और परमात्मा का मिलन होने के लिए आपके पास कोई नॉलेज होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर परमात्मा चाहती है तो वो आपके साथ जुड़ जाएगी, ठीक है, उसके लिए नॉलेज हो या ना हो ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। द ट्रेडिशन इस्टेब्लिश बाय रामानुज वॉज फॉलोड बाय द नंबर ऑफ थिंकर्स। इनके साथ बहुत सारे नंबर्स में लोग जुड़ते हैं जिनमें माधवचार्य होते हैं, ठीक है, नॉर्थ इंडिया है वहाँ पर रामानंद होते हैं, वल्लभचार्य होते हैं, ये सब रामानुज के साथ जुड़ जाते हैं। इन दिस वे भक्ति इट्स पॉपुलर फॉर्म बिकम एक्सेप्टेबल टू ऑल द सेक्शन ऑफ हिंदू सोसाइटी बाय द अर्ली 60th सेंचुरी। और यहाँ पर जो भक्ति थी वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है इनकी वजह से कि अब हिंदू जो सोसाइटी होती है उसके जितने भी सेक्शन होते हैं वो सब इससे जुड़ जाते हैं बिना कोई कास्ट जाति पाति करे हुए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा जो चैप्टर है पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। एक बार में ये चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा, कम से कम 1-2 बार पढ़ोगे तब जाके आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। इसके बाद चैप्टर 5th स्टार्ट होगा, द एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ से जो आपको इंटरेस्ट है वो आएगा, क्योंकि इस चैप्टर में शुरू हो जाएंगी राजा रानी वाली कहानियाँ। बाकी ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है हमारा। और वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ ज़रूर मुझे बता के जाना, ठीक है, और अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी ये बुक कवर हो जाएगी, वैसे तो बहुत बड़ी है लेकिन मैं कोशिश करूँगी जल्दी मैं इसको कवर कर दूँ, क्योंकि उसके बाद हम फिर किसी और स्टैंडर्ड बुक को कवर करेंगे, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बता के जाइएगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।